लेकिन हमारे घर में जब लुटेरों की, नहाती हुई औरतों, कपड़े चोरों की, नशेड़ियों की फोटो लगी होगी तो हमारा बच्चा क्या बनेगा? भाई जो भांग पी के बेहोश पड़ा है, जो भांग पी के इधर उधर मस्त हो रहा है और वो हम उसको भगवान मान रहे हैं, तो हमारा बच्चा क्या पिएगा? भांग ही ढूंढता फिरेगा फिर वो। और भांग में हो गया, नशे में हो गया तो फिर क्या करेगा? घर का पैसा ढूंढेगा, कल को और नशा करेगा। सही बात है। फिर क्या होगा? नहीं दोगे तो आपको मारेगा। फिर क्या होगा? जमीन बेचेगा। फिर आप कहोगे सुधारने के लिए इसकी शादी कर दो। एक लड़की की जिंदगी और खराब कर देते हो, सुधर जाएगा, शादी हो जाएगी तो वो फिर भी नहीं सुधरता। वो फिर वो 2 बच्चे पैदा कर देता है, 5 साल में 5 कर देता है। फिर 40 साल की उम्र आते आते नशेड़ी इतना हो जाता है कि फेफड़े गला लेता है। 45 साल 50 साल तक बुढ़ापा देख ही नहीं पाता और 50 साल तक मर लेता है। और जो 1-2 बीघे जमीन होती है ऐसे नहीं मरता, उसको ही बेच के मरता है। बच्चों को कर्जे में जावा के मरता है। पत्नियां मजदूरी करेगी किसी के घर पे, किसी के झाड़ू धोएगी, किसी का बर्तन धोएगी, और गांव में होगी तो जाकर के कहीं बेचारी किसी के खेत में घास काटेगी, किसी के खेत में मजदूरी करेगी। तो ये शुरुआत की बात बता रही हूँ मैं। शुरू कहाँ से हुई? हमारे घर के संस्कार से, हमारे घर की तस्वीरों से, हमारे घर के विचारों से। जब हमें अपने बच्चे से कहेंगे बेटा ले ये पैसा ले जा बीड़ी लिया खरीद के, तो वो बीड़ी लेकर आएगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, एक कहेगा थोड़ी सी पी के भी देखूं, और वो पी के देखता है। ऐसा कौन सा बच्चा गांव के अंदर या कौन सा बड़ा है जिसने ये बात मेरे सामने हजारों लोगों ने स्वीकार किया कि हम जो है बचपन में बीड़ी के छोटे छोटे टोरे उठा के छुट्टा मारते थे, चाहे वो जली हुई नहीं होती थी, हम प्रैक्टिस करते थे ऐसे करके। हाँ, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से सीखे वो? जब हमारे इर्द गिर्द 5 लोग पी रहे हैं तो एक बच्चा तो सीखेगा ही। फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा तो बड़ा नशेड़ी हो गया, बहन जी से सुधरवाओ। हम कैसे सुधारे भाई? जब बिगाड़ के आप पका दिया, हम क्या सुधारे इसको? छोटे बच्चे को संस्कार कहाँ से दिए? और कुछ तो ऐसी हद करते हैं कि ले बेटा पौवा भी मेरे लिए तू ही लिए, उधर जा रहा तो आज वो तुम्हारे लिए लाएगा, कल मेहमानों के लिए लाएगा, फिर परसों खुद पिएगा, फिर गएगा तो क्या हो गया? पी ली तो तुम भी तो पीते हो। और पहली बात आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी मारने की। जब आप नहीं पीते होगे तो लठ उठाओगे और 2 दिन पिएगा, चौथे दिन छोड़ देगा डर के मारे। जब घर में चाचा पी रहा है, दादा पी रहा है, पापा पी रहा है, मामा पी रहा है, उस तरफ देखो रिश्तेदार पी रहा है, रिश्तेदार आ रहा तो उसकी दावत पूरी नहीं हो रही है क्योंकि अरे कुछ नहीं खिलाया इन लोगों ने। बताओ, चाहे घी खिला दिया, चाहे अपने घर का दूध पिला दिया, अपने बच्चों के हिस्से का फल खिला दिया, वो क्या कहेगा? अरे दावत, क्या दावत है इनकी? बताओ, कोई दावत हुई? कोई खातिर ही नहीं की। क्यों? ये बुराइयां समाज की छोटी छोटी हैं। मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बुराइयां हम लोग भले ध्यान न दें, लेकिन ये वो सुराही, वो छेद है बाल्टी के अंदर, जिस बाल्टी में हम पानी भर रहे हैं अपनी मेहनत का, वो बाल्टी खाली होती जा रही है। हम कमाते तो बहुत हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं। सबसे ज्यादा श्रमिक, सबसे ज्यादा श्रम करने वाला ये गरीब समाज है, ये मजदूर समाज है, ये भोला समाज है, और सबसे ज्यादा गरीब भी यही समाज है। जिन जिन बातों को मैं बोल रही हूँ कोई नेता नहीं बोलेगा, ये कोई आपको ना बताना चाहेगा, क्योंकि आपसे बुराई भी हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है मेरे ऊपर कि बताओ हमारी कमियां खोद रही है। जब कमियां नहीं पता चलेंगी तो खत्म कैसे करेंगे हम? एक डॉक्टर इलाज करता है तो टेस्ट कराता है, पता चलता है कि अंदर क्या चीज है, तब उन टेस्टों के आधार पर दवाई देता है, तब आपका इलाज जल्दी हो जाता है और आप आराम हो जाता है। 4-5 जगह आप दवाई खा लेते हो, पता चला हमें ठीक ही नहीं हो रहा, फिर एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हो तो वो क्या करता है? सबसे पहले टेस्ट लिखेगा। जब आप उसको बताओगे साहब 15 दिन से दवाई खा रहे हैं कोई आराम नहीं हो रहा, तो डॉक्टर क्या करेगा? एक टेस्ट लिखेगा, 1 या 2 जितने उसको डाउटफुल लग रहे होंगे इतने टेस्ट लिखेगा। उसके आधार पर वो देखेगा किस बीमारी की कहाँ तक क्या समस्या हो रही है, कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है, उसके आधार पर वो दवाई लिख देगा। अब आप कहोगे 4 दिन में ठीक हो गए, अगर वो डॉक्टर सही से दवाई देगा तो 4 दिन में ठीक हो जाओगे। तब आपको इसी तरह समाज के अंदर जो फैली बुराइयां हैं, अगर हम वो खत्म करते हैं तो हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। और केवल हम जय भीम बोल करके फिर दारू पीने चले जाते हैं तो ये श्रद्धांजलि धोखा है। हम जय भीम बोलकर फिर से हम क्या कहते हैं? अगर बच्चे से कहते हैं कि ले बेटा पौवा खरीद ला, हम बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पता है, और हम अपने वोट तक को बेच देते हैं। हम वोट की वैल्यू लगाते हैं 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए। अभी आपको बताऊं, सबसे ज्यादा कुरीति समाज की, सबसे ज्यादा सरकारें गंदी, गलत लोग आप पर शासन क्यों करते हैं? गलत लोग आपके राजा क्यों बनते हैं? गलत लोगों को राजा आप बनाते हैं, क्योंकि राजा अब रानी की कोख से पैदा नहीं होता, राजा आपके वोट से पैदा होता है। राजा आपके वोट से पैदा होता है ना, लेकिन आप उस वोट की वैल्यू कितनी लगाते हो? जिस वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने बच्चे की कुर्बानी दी। गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब को इनवाइट किया गया था, वहां पर गांधी एंड कंपनी ने 2 शर्तें रखी थी कि इन दलितों को वोट देने की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि इनको टैक्स जमा करना
इनका अनिवार्य होगा। जो लोग टैक्स जमा करते हैं सरकार को, उस समय राजस्व जो कर जो देते हैं उनको वोट का अधिकार होगा। दूसरी बात ये, जो लोग ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट मतलब इंटर के बाद की जो डिग्री होती है, जो ग्रेजुएट होंगे वो वोट दे सकते हैं। अब दोनों ही शर्तें ये दलित समाज पूरी नहीं कर रहा था। कैसे भाई? जिन लोगों को तुमने स्कूल में नहीं घुसने दिया तो वो ग्रेजुएशन कहाँ से करते? बेचारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद संघर्ष किया था, तो उस वक्त पर तो स्कूल में नहीं जाने देते थे, तो ग्रेजुएट कहाँ से होते? सारे अनपढ़ थे। तो आप शर्त पूरी नहीं करे थे, आपको वोट का अधिकार नहीं मिलता। दूसरी शर्त थी कि कर्ज अदा करते हो, तो आप कर्ज अदा कहाँ से करते जिनको जमीन रखने का अधिकार नहीं था? भाई आपको धर्म में कहा गया कि शूद्र, महिला, धोर, गवार, पशु, शूद्र, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब पीटना। तो इनको ये गुलाम है, इनको आजादी देना गलत है, क्योंकि इनको जितना आजाद करते इतना सर पे चढ़ जाते। उनकी सोच थी। तो उन्होंने आपको जमीनें नहीं दी, तो आप जमीन का कर्ज कहाँ से कर कहाँ से देते? आप टैक्स आप नहीं जमा करते थे। दोनों शर्तें आप पूरी नहीं कर रहे थे। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भली भांति जान गए थे कि अगर मैं आज नहीं गया गोलमेज सम्मेलन में, इस मीटिंग को मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो वो लोग इन दलितों के वोट को खा जाएंगे, इस अधिकार को खत्म कर देंगे। अगर इस अधिकार को खत्म कर देते तो ना आप वोट दे पाते, और ना आप नेता बन पाते, ना आप प्रधान बन पाते, ना ही आप MP, ना MLA, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, कुछ भी नहीं बन पाते। वोट के आधार पर ही हमें मुख्यमंत्री बना पाए हम 4 बार उत्तर प्रदेश में। वोट के आधार पर भी हम अपने आदमी को यहाँ ग्राम का प्रधान बना पाए। वोट के आधार पर ही हम अपना जिला पंचायत बनाते हैं। वोट के आधार पर ही हम अपना MP, MLA बनाते हैं। तो किसकी ताकत थी ये? वोट की। अब इसी वोट को हम लोग कितने सस्ते में बेचते हैं आप जानिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पहले मैं उस बात को जोड़ूंगी कि उनके बेटे की बहुत तबीयत खराब थी। माता रमाबाई ने कहा कि बाबा साहब आप मेरे बच्चे को बीमारी में छोड़कर जा रहे हो, और मेरा बच्चा बेहद बीमार है, आपको अछूतों की पड़ी है, लेकिन मेरी 2 संतानें पहले मर चुकी है, मेरे बच्चे को आप छोड़कर फिर जा रहे हैं। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि रामू, अगर मैं आज नहीं गया तो गांधी एंड कंपनी इस देश के 6 करोड़ अछूत दलितों के भविष्य को बर्बाद कर डालेगी। उनके वोट के अधिकार को चबा जाएगी। उस वोट के अधिकार को निगल करके वो इनको फिर गुलामी की गर्त में धकेल देगी। और बाबा साहब ये कहते हुए गोलमेज सम्मेलन लंदन चले जाते। लौट कर आते तो बच्चा मर चुका होता है। उस कुर्बानी से हमें वोट का अधिकार मिला, और हम वोट के अधिकार की, उस वोट की वैल्यू कितनी लगाते हैं? कितनी वैल्यू लगाते हैं हम लोग? मैं ये नहीं कह रही यहाँ पर जितने लोग हैं वो सारे लोग वोट को किसी लालच में देते हैं। जागरूक लोग भी हैं बहुत सारे, लेकिन वो भी उनके चक्कर में पिस जाते हैं। एक भैंस की कीमत भी 50,000 रुपए, एक बकरे की कीमत भी 10,000 रुपए, एक मुर्गे की कीमत भी 500 रुपए है, लेकिन दलित समाज अपने वोट की कीमत लगाता है सिर्फ 80 रुपए का पौआ। देखो पौए की आवाज उधर से आ रही है। ये है हमें शर्मिंदा होना चाहिए। बाबा साहब ने राजा बनाने के लिए वोट का अधिकार दिया था। बाबा साहब ने अपने बच्चे की कुर्बानी दी थी कि ये जो जिनको धक्का मार के पीछे रखा गया है, इंसानियत की कीमत भी नहीं दी है, उन लोगों को मेन जगह पर आकर फ्रंट पर ला करके इनको राजा बनाया जाएगा आने वाले समय में। लेकिन हम लोग कहाँ चले गए? बाबा साहब ने हमेशा उंगली ऐसे किए, देखा ये उंगली का एक सीधा बाबा साहब की उंगली का कहना है कि जाओ कर लो संसद पे कब्जा, जाओ कर लो यूनिवर्सिटियों पे कब्जा, कर लो स्कूलों पे कब्जा, विद्यालयों पे कब्जा। लेकिन हमने कब्जा कहाँ कर लिया? दारू के ठेकों पर हमने कब्जा कर लिया। महिलाओं ने कब्जा कहाँ कर लिया? ना संसद तक जाना था, इन्होंने कब्जा कहाँ कर लिया? ये मंदिरों के चक्कर लगाने पे लगी हैं। इन्होंने कब्जा बाबाओं के आश्रमों पे कर लिया, वहाँ पैर छूने पे लगी। मान जाएंगे। तो ये सारी जो व्यवस्था आज देश के अंदर जो गलत लोग सत्ता में बैठे हैं, इसका कहीं ना कहीं हम लोग कमजोरी है। हम कहीं ना कहीं अपना गलत मत देते हैं, कहीं ना कहीं हम कमियां कर रहे हैं। उन कमियों को हमें देखना पड़ेगा। यदि आप और हम ये प्रतिज्ञा ले लें कि मैं समाज की और देश की इकाई हूँ, मेरा परिवार देश है, मेरा परिवार, मैं इस देश का, इस घर का, इस समाज का मुखिया हूँ, और उस मुखिया होने के नाते मेरे जो 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, मैं उनको जिम्मेदारी लेता हूँ कि देश का अच्छा नागरिक बनाऊंगा। मैं उन्हें डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, पत्रकार बनाऊं, चाहे मैं जो बनाऊं, लेकिन वो देश के प्रति समर्पित होंगे, वो समाज के प्रति समर्पित होंगे। तो मुझे लगता है कि समाज के युवा और समाज के बच्चे सही रास्ते पर जाएंगे। आप यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, इन सब लोगों को हमारे बच्चों के बीच में इन विचारधारा को डालोगे, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे समाज को हम जागरूक कर पाएंगे। जागरूकता की एक बात और मैं बता दूं, मेरे बगल में जो बैठी है मेरे साथ मंच साझा कर रही हैं, ठीक है, मैं जमीन पर बैठने में कभी गुरेज नहीं करती अपने समाज के साथ। अगर ये पाल भी नहीं होता मिट्टी में बैठ सकते थे।
हमें नहीं चाहिए हमेशा मंच, माला, फूल, इस चीज का लालच हमें नहीं है। हमें बस लालच है तो एक बात का कि विचारधारा कैसे जाए, कैसे इन सोती हुई कौम को जगाया जाए, कैसे इन लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे इन्हें एकजुट किया जाए। माता जी बैठी है मेरी बगल में, गांव की प्रधान है, बुजुर्ग हैं, काफी उम्र है, लेकिन मुंह ढककर बैठी है। एक महिला जिससे चला नहीं जा रहा, जिसके शरीर थक चुका है, जिसके चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हैं, जो पोती पोतों की हो गई है, जो बहुत बुजुर्ग हो गई है, उसे भी सर ढकना पड़ेगा, उसे भी मुंह ढकना पड़ेगा। क्यों? आप लोग बताओ क्यों? इसे जाने आप लोग ही बताओ क्यों? हमारी आप सब लोग, हम लोग बात कर रहे हैं, समझ लो घर में बैठे हैं, सारी चर्चा चल रही है। क्यों? इसे कोई दुनिया देश में टेलीकास्ट नहीं किया जा रहा है या कोई इसको बुराई नहीं। आप लोग आपस में हम लोग बात समझ लीजिए कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मेरे को बात बता रहे हैं। क्यों? हाँ, मैं वही लेना चाह रही हूँ, मुझे थोड़ा समझने में हेल्प मिलेगी। क्या मतलब? सम्मान के लिए, ठीक है। और बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बैठे हैं उनके। हाँ ठीक है, बुजुर्ग बैठे, बड़े बैठे, उनके सम्मान में, बड़ों के सम्मान में। और बस एक ही कारण है, एक ही सम्मान, एक ही कारण है बस। अच्छा, बस एक ही कारण है, और भी कोई कारण है? अच्छा, मतलब हो गया ना, यही तो है बात, यही तो सामने आ रही है कि घूंघट जो है केवल इसलिए किया जाता है कि बड़ों का सम्मान किया जाता है ना। ठीक है, कब से पड़ी ये परंपरा बड़ों का सम्मान करने की कि घूंघट सर पे लिया जाएगा? आदिवासी तो इतने से कपड़ा पहनते थे कि शरीर का केवल महत्वपूर्ण अंगों को ही ढकते थे। कहाँ से आई ये सम्मान वाली बात? क्यों भैया, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आप लोगों ने मानव सभ्यता पढ़ी होगी है। एक भाई साहब ने कहा कि शिक्षा की कमी। एक महिला मान लो पढ़ लिख करके कल को IAS बन जाती है और वो DM हो जाती है, आपके यहीं तैनात हो जाती है और आपके यहाँ की बहू है, तो क्या वो सिर पर पल्लू रख के वहाँ पे ट्रीट करेगी सब लोगों को? वहाँ पे क्या होगा? उस कुर्सी का सम्मान होगा और आपको तब बैठना होगा जब वो पहले जाकर बैठ चुकी होगी। आप उसके सामने बैठ नहीं सकते। तो क्या होगा? कुर्सी का सम्मान, उसकी शिक्षा का सम्मान, उसकी योग्यता का सम्मान। तब आप चाहे कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो, अगर DM यहाँ कार्यक्रम में आ रही है तो आप बैठ नहीं सकते उसके सामने। तो तब क्या हुआ? भाभी तो बुजुर्ग होंगे। मैं अब यहीं आ रही थी, मेरा मतलब आपको अपमानित करना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि जो कुरीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, इन पर हमें काम करना पड़ेगा। समाज कोई और नहीं है, समाज हम ही है। समाज ही समस्याएं बनाता है, समाज ही समस्याएं खत्म करता है। अगर हमारा सम्मान है तो सम्मान ये है कि अगर आप नीचे बैठे थे जमीन पर, मैं भी जमीन पर बैठी थी। अब मैं घूंघट नहीं कर रही तो इसका मतलब मैं आपका सम्मान नहीं कर रही हूँ। अभी एक घूंघट करने वाली महिला और गाली देकर आपको निकले तो वो घूंघट वाली महिला ज्यादा सही है, या फिर एक बिना घूंघट वाली महिला आपके लिए पहले रास्ता छोड़ो और आपको निकलने के लिए कहा आइए ताऊ जी पहले आप निकलिए, तो वो ज्यादा सही है? संस्कार जरूरी है या संस्कार की आड़ में दिखावा जरूरी है? गलत परंपराएं जरूरी है? सम्मान का मतलब कभी घूंघट से नहीं हुआ। घूंघट एक गंदी परंपरा थी जिसको दलितों पर थोपा गया। जब आप लोगों को पता होगा कि मैं आपको, चलो इसके बारे में आप बता ही देती हूँ। आप चला रहे हैं क्या? घूंघट कहाँ से शुरू हुआ भारत के अंदर? कहानियां बहुत सारी हैं इतिहास के अंदर, अलग अलग तरीकों से भी कहा गया, मुगलों के समय पे भी कहा गया, लेकिन मैं एक खासकर आज पूरे भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा घूंघट करती है तो दलित समाज की महिलाएं करती हैं, खासकर कमजोर वर्ग की महिलाएं करती है ना। एक अभी एक साथी ने ये बात भी कही थी है ना, पर्दा प्रथा जो हुई। पर्दा प्रथा का एक कारण था, कारण ये था कि जब गांव में कोई भी नई बहू आती थी तो गांव के अंदर जो गांव का बड़ा, कहते थे ना कि बड़ी जाति या बड़ा घर, एक गांव का मुखिया होता था और वो जाति में ऊंचा होता था। तो पहले 2 दिन शुद्धिकरण के नाम पे नई बहू को उसके घर रखा जाता था। मुझे लगता है कुछ क्षेत्रों में अभी भी ऐसा है कि जब नई बहू आती तो सीधे वो अपने कमरे में नहीं जाती जिसमें उसको रहना है, वो पहले किसी और कमरे में रखी जाती है एक रात पहले। ऐसा है कहीं? अब भी है?
है ऐसा पति है परिवार में अरे परिवार में ही कहीं नहीं हो मैं क्या जानना चाह रही हूँ ऐसा ही है ना। एक जैसे उसको मैं मान लीजिए एक मेन कमरा इसका ये है, इसको यहाँ रहना पूरे हमेशा इसका कमरा ये है, लेकिन वो सीधे अपने कमरे में नहीं जाएगी ना। वो पहले किसी बगल वाले मारते हुए ले जाता है। पहली बात यह है कि कभी भी नई बहू अपने कमरे में नहीं रहती, किसी और घर में रहती है। दूसरी बात यह है जब वो अपने मेन कमरे में जाती है, अपने घर में जाती है, तब उसको पति डंडी से मारता हुआ ले जाता है। डंडी रस्म बोली जाती है अगले दिन, ठीक है। दोनों बातें, तब वो अपने कमरे में रहती है, अब वो अपने कमरे में रह सकती है। इसमें लगभग एक दिन पूरा लग जाता है, एक रात बीत जाती है आज। लेकिन उस समय पे 2 रातों का प्रावधान था कि 2 रात घर के मुखिया के यहाँ रहेगी बहू, उसका शुद्धिकरण के नाम पर उसका 2 दिन खूब शोषण होता था। और हमारी मजबूरी थी क्योंकि संविधान नहीं था, हम कुछ बोल नहीं सकते थे। गुलाम थे, गुलाम कैसे बोलेगा? गुलाम की मुंह में कोई जबान होती है? गुलाम तो नजरें भी इतनी झुकाकर बात करता है, तो वो कैसे कह सकता था कि मेरी पत्नी को तुमने क्यों रखा? वो बोल नहीं सकता था। जब वहां से दूसरे दिन जब वो आती है तो वो क्या करती है? शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर लेती है। कभी भी देखोगे लड़कियां मायके में घूंघट नहीं करती हैं, सम्मान तो वहां भी करती है। अपने पिता का सम्मान नहीं करती बेटी? ससुर से ज्यादा मैं मानती पिता का सम्मान करती है बेटी। क्या वो कभी घूंघट करती है? जेठ से ज्यादा अपने बड़े भाई की इज्जत करती है? क्या कभी वो घूंघट करती है अपने बड़े भाई से? नहीं करती। घूंघट की प्रथा कहाँ से शुरू होती है? शादी के बाद से और ससुराल में। तब जब वो वहां से आती है वो शर्मिंदा हो जाती है, उसे अपने आप से घृणा आती है, वो नजरें झुकाकर आती है और तभी से वो अपनी नजरें झुकाने के लिए, अपना मुंह छुपाने के लिए घूंघट को ऐसे आगे कर लेती है। जब वो ऐसे अपना मुंह ही छुपा लेती है तो अब नजरें मिलाते उसे शर्म भी नहीं आएगी, वो सीधी सीधी चल सकती है। हो गई बात? यहाँ से शुरू हुई, तब मजबूरी थी। आज कौन सी मजबूरी है कि हम औरतों से जबरन घूंघट करवा रहे हैं और गांव की प्रधान घूंघट कर रही है? आज कौन सा हमने गलत काम करके हमने अपने घर में प्रवेश किया है? आजाद भारत के अंदर भी अगर औरतें इसको परंपराओं को निभा रही हैं और हमें समझती है जिनको पता नहीं है वो इसलिए निभा रहे हैं, लेकिन जानने की तो कोशिश करिए। घूंघट तो खत्म हो गया, वो है ही नहीं आज, तो हम अपनी औरतों से क्यों करा रहे हैं? आज तो अगर ऐसा होगा तो 300 मार डालेंगे 376 लगेगी, सीधे 376 लगेगी। ना खुद भी मार देगा, खुद मार देगा, जेल चला जाएगा, लेकिन स्वाभिमान से जिएगा। ये स्वाभिमान कहाँ से हुआ? डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से। यही बात मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप पर थोपी और आप चल रहे हो ना, उनके बारे में जानते हो। भैया परंपरा चली आ रही है, क्यों चली आ रही है भाई? हम जानेंगे इसके पीछे क्या कारण था, इससे हमारा फायदा क्या हुआ, इससे हमारा नुकसान क्या हुआ। बस चली आ रही है, चली तो पता नहीं क्या क्या आ रहा था, चला तो ये आ रहा था तुम जमीन नहीं रख सकते, सब जमीनों पर रहते हैं अपनी अपनी। आजाद है। चला ये भी आ रहा था कि तुम वोट नहीं दे सकते, लेकिन आज सब वोट देते हैं। अब आजाद है ना? तो फिर ये घूंघट जो गलत प्रथाएं हैं इनको तोड़िए, इन बंधनों को तोड़ोगे तभी समानता आएगी। एक मैं कई गाँव में गई हूँ, गाँव की प्रधानें तक नहीं बैठ पाती कुर्सियों पर, इस वजह से मैं नीचे बैठना पसंद करती हूँ। गाँव में जाकर के मैं बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित होकर भी गाँव में मैं यहाँ जमीन पर क्यों बैठती हूँ? मैं इसीलिए बैठती हूँ कि कम से कम महिला मेरे साथ बैठ जाएगी, एक महिला मेरे साथ आ जाएगी। मैं महिला की बात कर रही हूँ, बराबरी की बात कर रही हूँ, तो एक महिला को किसी तरीके से अपनी बगल में बिठा पाऊँ। नहीं तो क्या कहेंगे लोग मुझे, जो देखेंगे लाखों लोग यहाँ से कि लो आप महिला की बात कर रहे हैं, एक महिला तक नहीं आपकी बगल में। तो इस समाज को कैसे हम तैयार करेंगे, ये बातें हमें जाननी है। और इसके लिए जरूरी है कि हम संविधान को पढ़ें, इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक कुरीतियों को जितना जल्दी हो इतना जल्दी त्यागें, उनको छोड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये हमारी बेड़ियां हैं, हमारे रास्तों में आने वाले ब्रेकर हैं जिन पर हम टक्कर खा खा के बार बार गिरते हैं, और इनको रोक कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद दूंगी, और मिस्टर देव कुमार जी को भी, जो कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए क्विक रिस्पॉन्स। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।